आध्यात्मिक। भावों का सीधा शुद्धिकरण आध्यात्मिक। नहीं, सौंदर्य बौद्धिक क्षमता की तीसरी हुई या कला की तीसरी हुई? सौंदर्य बौद्धिक क्षमता की तीसरी। अच्छा, नहीं इसका जो ये चालू होता है पहली लाइन क्या थी कि कला की 3 है, कला के 3 उपयोग थी ना, बस शायद इको हेडिंग के कला के 3 उपयोग। अच्छा, वो आगे चला गया, ये अगला वाला आ गया, क्षमता आ गया, ठीक है, सॉरी। हाँ, सौंदर्य बौद्धिक क्षमता की तीसरी और पहले वर्णित 2 क्रियाओं से उच्चतर क्रिया है भावावेगों का सीधा शुद्धिकरण, और यह बुद्धि के स्तर तक उठने से पहले कलात्मक बोध की उच्चतम क्रिया है। यही वह कथारसिस है जिसके विषय में अरस्तु ने कहा था, जीवन और कर्म के भावनात्मक पहलुओं में सुख और आनंद का बोध यह जीवन का काव्य है। ठीक वैसे ही जैसे चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन जीवन की कला है। हमने देखा कि किस प्रकार बाद वाला चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन शुद्धिकरण करता है, परंतु पहले वाले की शुद्धिकारक शक्ति भलाई या अच्छाई के लिए और भी शक्तिशाली है। क्या मतलब हुआ इसका? भावनात्मक पहलुओं को अगर आप ठीक करते हैं, कर्म के भावनात्मक पहलुओं में सुख और आनंद का बोध यह जीवन का काव्य है। जैसे चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन जीवन की कला है। हमने देखा है कि किस प्रकार बाद वाला मतलब चरित्र और कर्म का जब आप नियमन करते हो, खाली आपने सुंदर मकान को जचाया है, व्यक्ति दिखने में बड़ा सुंदर दिख रहा है, चरित्र और कर्म का नियमन नहीं है, तो बाद वाला जो है, मतलब बाद वाला कौन सा हुआ? चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन शुद्धिकरण करता है, परंतु पहले वाले की शुद्धिकारक शक्ति भलाई या अच्छाई के लिए और भी अधिक शक्तिशाली है। हमारा जीवन नहीं, मतलब इसका शुद्धिकारक शक्ति भलाई या अच्छाई के लिए और भी शक्तिशाली है, मतलब यही वह कथारसिस है, भावावेगों का सीधा शुद्धिकरण, और ये बुद्धि के स्तर तक उठने से पहले कलात्मक बोध की उच्चतम क्रिया है। शक्तिशाली इस तरीके से कोई बाहर का आप संयमन करते हैं, मतलब ये अपने स्थान पे तो सारी ही बहुत शक्तिशाली हैं। यही वह कथारसिस है जिसके विषय में अरस्तु ने कहा था, जीवन और कर्म के भावनात्मक पहलुओं में सुख और आनंद का बोध यह जीवन का काव्य है। ठीक वैसे ही जैसे चरित्र और कर्म का नियमन, मतलब भावनात्मक पहलुओं में सुख और आनंद का बोध, जैसे चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन जीवन की कला है। बाद वाला जो है, बाद का कौन सा हो गया? दो चीजें बता दी इन्होंने, जीवन और कर्म के भावनात्मक पहलुओं में सुख और आनंद का बोध, और दूसरा है वैसे ही जैसे चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन जीवन की कला है। बाद वाला है चरित्र और कर्म का नियमन और सुंदर व्यवस्थापन शुद्धिकरण करता है, परंतु पहला वाला कौन सा हुआ? जीवन और कर्म के भावनात्मक पहलुओं में, मतलब आपके भावनात्मक जो पहलू हैं उनमें सुख और आनंद का बोध आप करते हैं, उसका शुद्धिकारक प्रभाव दूसरे वाले से ज्यादा है, ज्यादा शक्तिशाली है, ये कह रहे हैं। हाँ, शाब्दिक तो ठीक है, हाँ, शाब्दिक मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन अब अगर एग्जाम्पल तो ठीक है, अभी आ जाएगा इसी के अंदर मेरे ख्याल से। हमारा जीवन मोटे तौर पर 8 रसों का बना है, हम्म,
स्वयं अपने और दूसरे की क्रियाओं के आस्वादन में हृदय की गतियों को यों तो यों होना चाहिए ना, यो है यों तो 10 इंद्रियों की ही और उन प्राणिक कामनाओं की ही संतुष्टि में नीचे की ओर निर्देशित किया जा सकता है, जो औसत विषयासक्त मनुष्य में इंद्रियों को उपकरण बना लेती है। या है ये या तो। अच्छा। ये अब उदाहरण ही चल रहा है जो अपन कह रहे हैं ना, उदाहरण, ये उदाहरण दे रहे हैं, मतलब इसको ही और एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्वयं अपने और दूसरे की क्रियाओं के आस्वादन में हृदय की आठ गति। रस जीवन मोटे तौर पर 8 रसों का बना है। ये स्वयं रस, रस है, तो में रस का नाम तो लिखा को नहीं। अपन ने पढ़ा थोड़ी है, अभी तो आ रहा है धीरे धीरे। हम्म। स्वयं अपने और दूसरों की क्रियाओं के आस्वादन में हृदय की गतियों को या तो 10 इंद्रियों की ही और उन प्राणिक कामनाओं की ही संतुष्टि में नीचे की ओर निर्देशित किया जा सकता है, ठीक है, जो औसत विषयासक्त मनुष्य में इंद्रियों को उपकरण बना लेती है, ठीक हम्म। है, जैसा कि पशुओं और पार्श्विक मनुष्यों में होता है, खाने पीने में इंटरेस्ट लेने हो, मतलब सारा लोअर नेचर जो भी है, ठीक है। नहीं, खाने में इंटरेस्ट की बात नहीं है, और बहुत बहुत चीजें होंगी हाँ इस। हाँ, मतलब बहुत बहुत तरह की चीजें हो सकती है, हाँ ठीक है। सारी हम्म। मतलब इंद्रियों की सारे सब कुछ, मतलब जो बाहरी पंच इंद्रियों की, पशु ठीक पशु और पार्श्विक मनुष्यों में होता है। है। हाँ, या फिर वे गतियां मुख्य रूप से जीवन के भावनात्मक आस्वादन में स्वयं हृदय की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है। हाँ। आपकी जो हृदय की गतियां हैं, वो केंद्रित कहाँ हैं? भाई, हम्म। इसको अगर हम लागू करें जीवन में थोड़ा बहुत, तो इससे पता चल जाएगा कि इससे कितना एक फंडामेंटल चेंज आता आता है जीवन के अंदर। तो हम्म। आपके ये जितने भी रस हैं, साहित्य यही काम करता है। साहित्य हम्म। में अगर हम उसमें डूबते हैं, सारे के सारे रसों का आस्वादन सूक्ष्म रूप से हम कर पाते हैं, और हम उसके लिए मतलब सुरुचि डेवलप कर लेते हैं। साहित्य सबसे पहले तो ये काम करता ही करता है, और इसके द्वारा फिर हमको, जैसे एक ग्राउंड तैयार हो गया तो हमको और भीतर लेके जा सकता है वो धीरे धीरे। जो व्यक्ति, उसका प्रवेश है साहित्य में, वो हम्म। और गहराई में भी जा सकता है, और जिसका प्रवेश नहीं है वो उन भावों को, उन, क्योंकि उसमें तो सटल चीजें हैं, वो उसको पकड़ ही नहीं पाता। हम्म। ये भावनात्मक आस्वादन में स्वयं हृदय की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकती हैं, या फिर उन गतियों को तार्किक या अंतर्बोधात्मक बुद्धि के माध्यम से उस समस्त आनंद के स्रोत, आत्मा, सत्यम सुंदरम आनंदम को पकड़कर, जो कि परे भी है और चारों ओर भी है, जो इस समस्त विश्वव्यापी क्रिया का विकास और प्रगति का उद्गम और आधार है, आनंद की प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर निर्देशित किया जा सकता है। आपका हार्ट कहाँ टिका हुआ है, मतलब आपने पदार्पण कर लिया बाहरी रूप से इस जीवन में, तो भी ध्यान टिका हुआ है आपका अपने परिवार के अंदर, हम्म। या जो जो ऊपर चीजें हैं वो भी हो सकता है। दूसरे, भावनात्मक आस्वादन है हृदय के, का जो आस्वादन है, उसका प्योर तरीके से भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये एक सामान्य गति हो गई, वो निचली गति हो गई, ये ऊपर की गति हो गई, 3 गतियां हो गई इसकी। आपका हृदय किधर मूव करता है, नीचे की ओर कर सकता है, जो सामान्यतः हम देखते ही हैं। हम्म। उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेकंड उपयोग है ना, काव्य का, कला का, संगीत का, कि उसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाए, हम्म। ये इसका सच्चा उपयोग हो गया, कि वो समस्त आनंद के स्रोत, अगर हम्म। इसके अंदर आपका हृदय, जैसे गीता के अंदर भगवान उसको कह रहे हैं कि क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे अंदर प्रसन्नता ले रहा है, मेरे अंदर उसको रस आ रहा है, अब मैं हम्म। तेरे को जो गुह्यतम रहस्य है ना, वो तेरे को बताना शुरू करूंगा। हम्म। इतनी देर तेरा रस नहीं आ रहा था इस चीज के अंदर, हम्म। तो हार्ट उसमें रस लेने लगे तो बात ही कुछ और हो जाए। अभी तो साधना हमको आयास में इसलिए लगती है, इसमें इतनी मेहनत इसलिए महसूस होती है, क्योंकि और हिस्सों को पता नहीं किस किस चीज में रस है।
अगर केंद्रीय आपका संकल्प हो भी गया माँ के लिए, तो भी भगवान जाने किसका किस किस चीज के अंदर, जिसको कि पता ही नहीं चलता, वो तो सरप्राइज करती हैं ऐसे मोमेंट्स पे आके, अरे अपन यहाँ भी अटके हुए हैं। ये तो ऐसे व्यक्तियों की हैं जो एकदम सिंसियर हैं। और अगर आप वास्तव में रस लेने लग जाएं और आपकी सारी चीज उसी में रस लेने लग जाए, बात ही क्या है उसमें। ये उसकी उच्चतम गति हो गई। विकास और प्रगति का उद्गम और आधार है। आनंद की प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर निर्देशित किया जा सकता है। ये ऊपर की गति हो गई। जब हृदय स्वयं अपने लिए कार्य करता है। हाँ। जब हृदय स्वयं अपने लिए कार्य करता है, तब वह जीवन के काव्य का आनंद लेता है, हम्म। भावनाओं का आनंद लेता है, हम्म। जीवन के, मनुष्य के, प्रकृति के। कट रही है और पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। फैन बंद करना पड़ेगा शायद, तभी ठीक है। अभी ठीक है बैकग्राउंड नॉइज? हाँ, नॉइज नहीं है अब। हाँ, जब जब हृदय स्वयं अपने लिए कार्य करता है, तब वह जीवन के काव्य का आनंद लेता है, हाँ, भावनाओं का आनंद लेता है, जीवन के, मनुष्य के, प्रकृति के, भगवान की दृश्य अभिव्यक्ति के, आश्चर्य, करुणारस, करुण रस। सौंदर्य, हाँ, करुण रस, सौंदर्य, सुहावने, प्यारेपन का, उसकी शांति, निस्तब्धता, स्पष्टता का, और साथ ही उसकी भव्यता, उसके पराक्रम, जुनून, क्रोध, आतंक और भय का आनंद लेता है। ये आ गए सारे यह रस। हम्म तो ये हम्म ये आश्चर्य, क्या आश्चर्य है। हम्म हम्म गीता कह रही है, कोई इसको, जो इस तत्व को आश्चर्यवत देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्यवत बात करता है, कोई इसको आश्चर्यवत सुनता है, अरे वाह कितना आश्चर्य है इसके अंदर, करुण रस है, सौंदर्य है, तो ये सारे इसके अंदर आ गए। भगवान की दृश्य अभिव्यक्ति है। अरे भाई, कोई भी हम साहित्य पढ़ते हैं, अगर वो हिडोनिस्टिक भी है, अगर हम बात करें, जो प्रकृति का जिस तरीके से वर्णन किया है इन्होंने, कालिदास ने, या जो मान लीजिए इसको भी सामने लेके आ रहे हैं, हम इसको अब्रोगेट नहीं कर सकते। श्री अरविंद ने जैसे सावित्री के अंदर भी जगह जगह, जैसे सत्यवान और उसका, सावित्री का, जब वहां वो बता रहे हैं जंगल के अंदर गए, उसकी सुंदरता, जगह जगह सीजन्स की जो सुंदरता है, भाई क्यों नहीं श्री अरविंद उसके अंदर कवित्व शक्ति की जो अपनी, जो अबाध धारा है उसको खोल सकते हैं। तो कितनी चीजें किस तरीके से हम कहें, भाई श्री अरविंद को तो फिलोसॉफी ही करनी चाहिए। अरे भाई हम कैसे बाध्य कर सकते हैं उनको। तो उसके अंदर सारी चीजों को, इवन प्रकृति का जो सौंदर्य है, कैसी भाषा के अंदर वो उसको एक्सप्रेस करते हैं कि सीजन है, जब सीजन्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके अंदर, कि साल भर कैसे बीत गया तो ये सीजन्स आए, या वो मद्र वहां गई तो वहां कैसे कैसे, या वो जब यात्रा करती है तो ये उसके सामने सीन्स आते हैं जंगल के अंदर, या फिर बाद में वो नगरों के अंदर गई, जब वो वर्ण करने गई थी रथ के ऊपर, तो भी ये इस तरीके का है, तो वो वर्णन हम देखते हैं। तो ये सारे रसों का उसके अंदर कैसे उसको एक के अंदर दूसरा गूंथते हैं। हालांकि उनका मेन थ्रस्ट वो नहीं है, जिसने यही है कि हमारे सेंसेशंस को, हमारे जो सौंदर्य बोध को टारगेट किया है। तो कालिदास वगैरह में हम देखते ही हैं। और खाली लोअर या बाहरी या इंद्रिय जो चीजें हैं, शेक्सपियर वगैरह करते ही हैं। जिनका भी नाम है साहित्य के अंदर या काव्य के अंदर, तो वो कोई चीज को तो इतना सुंदर तरीके से लेके आते हैं। मान लीजिए वो जो रस है, कोई सा भी इनमें से मूर्तिमान आपके सामने खड़ा हो, आते हैं वो इस चीज को। हाँ, पर इसका उपयोग कौन सा है। भाई भारतीय संस्कृति ये उच्चतम वाले की दृष्टि से करती है। मेन आपका केंद्र बिंदु कहाँ है, उससे सारी चीज में फर्क पड़ जाता है। अगर श्री अरविंद खाली प्रकृति के वर्णन के लिए अपनी जो कवित्व शक्ति को बिखेर रहे होती, तो अपने को तो उसमें क्या, फिर बाद में मनुष्य जाति के लिए क्या इंटरेस्ट की चीज रह जाती, वो तो और दूसरा जो साहित्य है उसी के समकक्ष हो जाता। उसकी विषय वस्तु तो बहुत अलग है, इसलिए वो सुप्रीम काव्य हो गया। यह उच्चतम नहीं है। यह उच्चतम नहीं है, हम्म। परंतु
यह पार्श्विक, प्राणिक और बाह्य रूप से सौंदर्य बोधि विकासों से उच्चतर है। हाँ। जीवन में जो विशाल भूमिका यह अदा करता है वह सुस्पष्ट है, परंतु जीवन में यह शरीर की मांगों और प्राणिक आवेगों से बाधित होता है। हम्म। यही कला और काव्य की यही कला और काव्य की प्रथम शक्तिशाली उपयोगिता उनके सर्वाधिक ऊर्जस्वी रूपों की विजयी क्रिया का प्रवेश होता है। अच्छा, यही ठीक है। यही कला और काव्य की प्रथम शक्तिशाली उपयोगिता उनके सर्वाधिक ऊर्जस्वी रूपों की विजयी क्रिया का प्रवेश होता है। वे एक ऐसा क्षेत्र प्रदान करते हैं जिसमें इन भारी पार्श्विक मांगों को वर्जित किया जा सकता है और केवल हृदय और कल्पना की तुष्टि के लिए तटस्थ रूप से कार्य करती भावनाएं कथारसिस अर्थात भावनात्मक शुद्धिकरण का कार्य कर सकती हैं, जिसके विषय में अरस्तु ने कहा है। चित्त शुद्धि, हृदय का शुद्धिकरण वह नियत मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी उच्चतर परिपूर्णता पर पहुंचता है, और यदि यह दिखाया जा सके कि उसके लिए कविता और कला शक्तिशाली माध्यम हैं, तो उनका सर्वोच्च महत्व स्थापित हो जाता है। वे उसका माध्यम हैं, अपितु उससे बढ़कर है। यह चित्त शुद्धि तो इन चीजों, कविता और कला के महान उपयोगों में से एक है, जिन्हें आजकल लोग केवल जीवन के अलंकरणों मात्र के रूप में और इसलिए अप्रधान महत्व के मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब ये तो हमारे सोच के दायरे को ही कितना अलग कर देता है। हाँ, रामचरितमानस है, महाभारत नहीं, है। वो नहीं ये कह रहे हैं कि चिंतन जो है वो हम्म, शैली ही बदल गई, और अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मतलब कलेक्टिव लाइफ में इसकी क्या भूमिका है, कितनी हम्म, स्पष्ट रूप से आ रही है। तो हम्म, अगर पॉलिसी को, शिक्षा पॉलिसी को अगर तैयार किया जा रहा हो, उसमें इस चीज को निश्चित रूप से कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इसकी सुप्रीम इंपॉर्टेंस है, ये शिक्षा पद्धति के अंदर आने की चीज है। या कम से कम लोगों को इसका सेंस तो हो। खाली कला का मतलब ये नहीं है कि हमारे ड्राइंग रूम को ऐसे सजा लिया, या हमको, ये तो बहुत ज्यादा व्यापक इसका उपयोग है हाँ, तो इसका। इसका शिक्षा में तो मतलब वो जो अच्छे काव्य पढ़ाए जाएंगे तो उससे बहुत सारी चीजें स्वतः ही लेकिन उनका पढ़ाना प्लस उसका इंटरप्रिटेशन दोनों चीजें हैं ना। मतलब जैसे रामचरितमानस पढ़ रहे हैं बच्चे, मान लो ये कि साहित्य आपको हुआ खाली, ये अकेला साहित्य हुआ। इसमें सौंदर्य बोध की अगर हम बात करते हैं, सौंदर्य बोध तो ये कह रहे हैं हर चीज का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। साहित्य अच्छा है, नहीं एक अलग तो चीज है। साहित्य नहीं, जैसे मान लो खाली अब जैसे भरत चरित्र पढ़ेंगे तो खाली साहित्य की बात नहीं हुई ना, तो चारित्रिक उसके तो ये उच्चतम व्यापक इसका, समर्पण। ये जो बता रहे हैं अभी, वो तो इसकी प्रयोज्यता बहुत व्यापक है। मतलब हम्म, कला जो है आपकी भावनाओं के अंदर, भाई हम्म, तीनों तो हो ही नहीं सकते। पहली बात तो जब तक कि आपका फंडामेंटली और दूसरी चीजें भी नहीं हों उसके साथ, क्योंकि इसका हम्म, उच्चतम प्रयोग हमने ग्रीक कल्चर के अंदर देखा था, और वो उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते आज की व्यवस्था में, क्योंकि न तो वो पूर्ण थी, और न आज एक असफल परिणाम को दोबारा प्रकृति प्रयास करने का मौका देने वाली है। इसलिए खाली पहले हमको मूल चिंतन इसका करना पड़ेगा। इसीलिए हम्म, श्री अरविंद कह रहे हैं जैसे शिक्षा पद्धति है, हम पाठ्य पुस्तकों के और उन चीजों के नैतिक शिक्षणों के आधार के ऊपर उसको आधारित नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ के गए कि कैसे करें, तो उसके लिए भी हम वो ही पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था कर लें, शिक्षक भी वैसे हों, सेटअप भी उस तरीके का हो कि ये गुरुकुल के जैसा सेटअप हो, तो भी उसकी परिणति सफलता में नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति ने एक प्रयास कर लिया। आप एक व्यक्तिगत स्तर के ऊपर अपने तरीके का प्रयास कर सकते हैं, सामूहिक स्तर के ऊपर असफल प्रयासों को और ज्यादा सफर करने की आवश्यकता न तो है, और न वो सफल होते। तो इसके विषय में कि कितना तो ये व्यापक है आपके व्यक्तिगत स्तर के ऊपर। नहीं तो सौंदर्य बोध का मतलब क्या हुआ व्यवहार में सौंदर्य बोध? ये तो सौंदर्य बोध के 4 चरण कल बताए थे उन्होंने।
वो शायद तू हम्म, चला गया था, तो उसके अंदर हाँ, 4 वो जो चीज़ें हैं कि हम्म, इवन ग्रीक कल्चर के उन्होंने 4 वर्गीकरण अरस्तू ने कर रखे थे कि किस तरीके से उन्होंने सुंदरता को शुभ के, गुड के दायरे के अंदर उन्होंने लाके कैसे इसका प्रतिपादन किया था। सामान्यतः जो सौंदर्य बोध हम इंद्रियों को अपील करती मानते हैं, वो तो उसका लोवेस्ट मानते थे, इवन अरिस्टोटल जो है उसको निम्नतम मानते थे। ये हमको बड़ी गहराई से ये समझना पड़ेगा, और श्री अरविंद के अतिरिक्त और कहीं समझ में हमको ये नहीं आता। वही पहली बार तो हमको ये चीज समझ आई है कि कैसा पूरा एक व्यापक इन्होंने दृश्य दिखाया है। अब ये कैसे किए जाना चाहिए, ये तो एक मंथन का विषय है, और इसके पीछे अपने आप को जो मूव्ड महसूस करता है, वो देने का विषय है। पर एक समय विशेष के ऊपर हम पाएंगे कि इस चीज के लिए भी अपने आप को देना सही नहीं है, क्योंकि आपके पास पास नेसेसरी न तो शक्ति होगी, न विजन होगा। जब तक डीपर एल्केमी न हो, आप कोई सी भी चीज खाली इस चीज से भावित होके अगर करेंगे, तो वो लगभग जैसे ये जनरली गो सेवा में रिड्यूस हो जाती है, या कोई फिलेंथ्रोपी में रिड्यूस हो जाती है, या फिर बाद में आप थोड़े समय में भ्रमित हो जाते हो अपने पद से। आप कहते हैं फिर बाद में तो पर्यावरण के ऊपर इस पे काम किए जाना चाहिए, नारी उत्थान के लिए काम किया जाना चाहिए। तो आप वही काम करोगे जो जनरली ये इतने अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े पोस्टर लगा के एनजीओज़ जिस तरीके के काम कर रहे हैं, कि साहब वहां जाके हमने गाँव के अंदर ये वेंडिंग मशीन्स लगा दी, ऑटोमेटिकली स्त्रियाँ अपनी चीज़ें उसके अंदर से ले सकती हैं। तो अब अरे भई ये थोड़ी है, मुद्दे पहले समझो। तो अगर कोई डीपर हमारे अंदर समझ नहीं है, तो लगभग शुरुआत तो हम करते हैं वेल मीनिंग तरीके से, रिड्यूस हो जाती है यहाँ, कि अब यहाँ गाँव के अंदर और जो है जोड़े बना दो, जिससे कि पानी जो है इसमें हो, हरियाली हो, गांव के अंदर लोगों के पास रोजगार हो, इससे उनका उत्थान हो, यहाँ के बच्चे हैं उनको शिक्षा दें। आप में सही भाव है, माँ आपको प्रेरणा दे रही है, तो उस काम में दिक्कत नहीं है। पर अगर वो केंद्र बिंदु अभी पूरा सही नहीं है, पका नहीं है, तो आप ऐसे एक से दूसरी चीज में भ्रमित होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। क्योंकि करने के तो असंख्य काम है। भाई जितने लोग हैं धरती के ऊपर, सारे कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपकी प्रयोज्यता बेस्ट किसमें है, ये कौन निर्धारित करे? ये तो आपका डीपेस्ट जो पार्ट है, माँ है, वो निर्धारित करे। अगर हमारे अंदर स्वयं में क्षमता है, अगर हार्ट की वाणी सही बोलती है, तो आपको गाइडेंस अंदर से मिल जाएगी। श्री अरविंद के जो है ये वचन, इनसे मिल जाएगी। अगर कोई सिंसियर है, कहीं न कहीं उसको बाहरी रूप से भी मिल जाएगी, अंदर से भी मिल जाएगी। और अगर जाना नहीं है, हमारे पास सारे मैप हैं, तो भी हमारे कोई उपयोग के नहीं है। तो अपने आप में ये कि हम शिक्षा में ऐसे लेके चलें, इसकी कड़ी डीपर है। इसीलिए जितने भी प्रयास इस स्तर से और इस सोच से, इस दृष्टिकोण से किए जाते हैं, दे एंड वो एंड अप कोई मच से नहीं करते। ये तो अपनी सोसाइटी भी करती है ये काम इस तरीके के कई बार तो, और उनका अंत कहाँ जाके होता है वो हम देखते हैं। क्योंकि अपूर्ण मनुष्य है, वो पूर्ण समाज का निर्माण कैसे करे? अपने आप को पूर्ण रूप से माँ के हाथों में दे देना, तब जाके कोई धीरे-धीरे काम शुरू हो सकता है। और इसको हम एक फिलॉसफी मानते हैं, इसको हम मानते नहीं कि भी इससे कर्म क्या होगा। तो जब तक ये हमको रियलिटी न लगे, या ये वास्तविकता न लगे कि करने का काम तो ये है, तो नवजात जी इसीलिए कह रहे थे ना कि प्रश्न कितने भी हो सकते हैं, जवाब एक ही है कि आपका पूर्ण समर्पण माँ के लिए। जब ये होता है, वो अपने आप बता देगी कि इस दिशा में काम करो, और वो इफेक्टिव भी होगा। आप जिस भी काम के लिए गए हैं, आप गए हैं एक चीज के लिए, हो सकता है उसके अंदर शिक्षा की नीति आपके द्वारा तय हो जाए, और यूं आप बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि हृदय और मन अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका हृदय उससे मूव होता है, तो क्यों नहीं? तो ये इस मतलब अपन जिस दिशा में मूव करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वैसे नहीं होगा। अगर हम वो भी करना चाहते हैं कि शिक्षा के अंदर कैसे इसको लाया जाए, उसके भी सच्चे आयाम, क्योंकि उच्चतर क्रियाएं तो आप डीपर और हायर जाओगे तो होंगी, नहीं तो क्या कला है? हम उतने में रिड्यूस हो जाएंगे जो सौंदर्य बोध का सबसे निचला जो उसका उपयोग है। क्योंकि इंद्रियों से बाहर
या ज़्यादा से ज़्यादा भावनाओं के सौंदर्य से ज़्यादा हम और अगर ऊपर की चीज़ नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ऊपर की चीज़ तो ऊपर से ही इम्प्लीमेंट होगी। वो डायनामिज़्म मेरे पास है नहीं। तो अब बताओ हम तो रुक गए ना उस प्रयोग के अंदर। तो ये तो ऊपर से ऊपर वाली चीज़ लाओगे तब जाके ये इम्प्लीमेंटेशन में आ सकती है। नहीं तो कैसे इम्प्लीमेंट होगी? शिक्षा में शिक्षा में किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन में शिक्षा में तथा किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन में कला का महत्व। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें कोई अपने स्तर पे की जा सकती हैं, तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हैं, उनको तो कम से कम इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि हाँ, ऐसी चीज़ है। हम्म। हाँ, पहला प्रश्न यह है कि क्या सुंदरता के बोध का किसी राष्ट्र आवाज़ के गोल होके आ रही है, मतलब फिर क्रिस्प जो है वो चली गई। एक मिनट, पहला प्रश्न यह है कि क्या सुंदरता के बोध का किसी राष्ट्र के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। हुँ, हमने जो पहले लिखा है उससे यह तो स्पष्ट है कि शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टता और कर्म तथा बाह्याभिव्यक्ति में संयम, जो कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गरिमा का इतना बड़ा भाग है और जो एक राष्ट्र को फ्रांसीसियों के समान प्रशंसा का पात्र बना देते हैं, आयरलैंड वासियों के समान स्नेह का पात्र बना देते हैं, या उच्च वर्गीय इंग्लैंड वासियों के समान सम्माननीय बना देते हैं, वस्तुतः रूप और सौंदर्य के बोध पर आधारित है। हुँ, जापान को भी तो ना, जापान के भी तो काफी तो अब एक्चुअली क्या है कि वैसे अब जैसे ये है ना, तो इसका तो अपन पढ़ ले वो एक अलग बात है, लेकिन अब इसका तो वैसे तो एग्जांपल अपने को पता, मेरे को तो कम से पता नहीं फ्रांसीसी के समान प्रशंसा का पात्र कैसे बना देते हैं, आइलैंड वासियों के समान स्नेह का पात्र कैसे नहीं बन जाते एटिकेट्स की बात है कि उनका जो हैं। स्वभाव जिस तरीके का है, जैसे हाँ। इंग्लैंड वासियों का पहले जो है कि संभ्रांत, नहीं, नहीं आप हम्म, ऐसे नहीं कर सकते, जो राजघराने वगैरह के हैं और हम्म, शिक्षा एक अपने आदर्श समय में इंग्लैंड के अंदर उनको कि साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए और उनको बड़ी अच्छे तरीके से कि ये पैसे कमाने के लिए नहीं, शिक्षा आपके शिक्षा के लिए है। तो अपने आदर्श समय के अंदर वो विचार वहाँ प्रचलित थे और जितना आज बाज़ारीकरण है उस तरीके का वहाँ नहीं था। और फ्रांसीसियों के कि सारी चीज़ ये इस तरीके की ब्यूटीफुल इस तरीके की, हम्म। भई हाँ, इस तरीके पूरी- एस्थेटिक्स की जो बात है, हम्म। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो पहले ही लिखा है, उससे यह तो स्पष्ट है कि शिष्टाचार, जो हम्म। एटिकेट्स हैं हमारी, सामाजिक शिष्टता और कर्म तथा बाह्य अभिव्यक्ति में संयम। हम्म। आप प्रेम भी किसी से करना चाह रहे हो, तो भी वो जो हम जिस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, उसमें तो वो आपका भाव है, वो कुछ न कुछ विकृत मतलब पूरे ही तरीके से विकृत हो जाता है। आप हम्म। कहते हो मैं बच्चे से बहुत प्रेम करता हूँ और आपके प्रेम की अभिव्यक्ति इस तरीके से होती है कि बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है। न वो कहीं बाहर जा सकता, न मुक्त रूप से सोच सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके लिए एक चार्ट आउट कर रखा है। इतना तो इसमें होना ही चाहिए, इतना तो ये होना ही चाहिए। आप उसको मौका नहीं दे रहे, आप उसको प्रभावित कर रहे हो। और हम्म। बाह्याभिव्यक्ति में क्रोध एकदम जबरदस्त, मतलब अंदर है ही नहीं उतना, अननेसेसरी तरीके से अभिव्यक्ति के अंदर। तो ये सारों पे जो संयम लगाने की बात है, जो कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गरिमा का, हम्म। आपका जो राष्ट्रीय चरित्र किस तरीके का है और विश्व के अंदर उसकी एक अलग से पहचान है। हम्म। सामान्य व्यक्ति को पता हो या न पता हो, पर जो इस विषय में अपनी राय रखते हैं, जो लोग हम्म। इस विषय में जानते हैं, वो हम्म। समझते हैं कि हर राष्ट्र का, और वो भारतीय संस्कृति में हमने पढ़ा भी था, कौन सी चीजें उसको एक विशिष्ट चरित्र, एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, एक सेंस ऑफ उसके अंदर कि हाँ ये मेरा है, वो एक जो विशेष चरित्र है, वो हम्म। उसको राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और गरिमा का इतना बड़ा भाग है ये सारी चीजें। और जो एक राष्ट्र को, और ये फिर बाद में ये अलग अलग राष्ट्र को कि किस तरीके से ये हैं। अब ये तो देखिए ये डीप स्टडी की चीजें हैं और ये तो किए जाना चाहिए। मतलब इनको अपने मूल से जोड़े, जो श्री अरविंद जितने भी सूत्र दे रहे हैं उनको अगर वास्तव में उसके इलस्ट्रेशंस से जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण हो जाएंगे।
तो अगर व्यक्तिगत स्तर के ऊपर व्यक्ति कर सकता है इनको कि भी क्या है इसका, वो धीरे-धीरे जिससे कि एक पूरी पिक्चर आए। पर श्री अरविंद से हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो फिर ये लेख लिखें या फिर कहानियाँ कहनी शुरू करें? वो तो नहीं कर सकते। वस्तुतः रूप और सौंदर्य के बोध पर आधारित है। ये कुल मिला के और कुछ नहीं है। इस बोध पर आधारित है कि आँख के लिए क्या सटीक, सुडौल, सुव्यवस्थित और रूपवान है, और कल्पना के लिए क्या सुहावना है। ये आपकी कल्पना के अंदर, पर कल्पना, अब देखिए ये जो शब्द काम में लिया है, कल्पना इसके ऊपर निर्भर करती है। आज श्री अरविंद की अगर कल्पना शक्ति होगी, माँ की कल्पना शक्ति होगी, या जो लोअर अपने इंपल्शन से मुक्त है उसकी कल्पना शक्ति, आप अपने खुद के एक बड़े सुंदर मोमेंट के अंदर है, उस समय आपकी एक कल्पना शक्ति है, और जब आपके दूसरी चीजों का प्रभाव है, उस समय देखिए आपकी कल्पना किस तरीके की होती है। तो सामान्यतः कल्पना हमारी प्रताड़ित होती है, जो हमारे इनकॉन्शियंट है, सबकॉन्शियंट है, भय है, घृणा है, अविश्वास है, ये सारी इसके अंदर एंटर करती रहती है। तो वास्तव में तो कल्पना अपने आप के अंदर, अगर हम ये कहें कि काव्य है, सावित्री कल्पना ही तो है, अगर यूं कहें तो, पर उच्चतम संभव कल्पना है, जिसने जो अकल्पनीय चीज है उसको मैनिफेस्टेशन में ले आई, जो संभव बनाने के क्षेत्र में ले आई। क्योंकि कल्पना का उद्देश्य क्या है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि कल्पना वो है कि जो मैनिफेस्टेशन में नहीं है, उसको आप अपनी शक्ति से मैनिफेस्टेशन के अंदर लाने की संभावनाओं में ले आते हैं। नहीं तो जो है उसकी थोड़ी कल्पना करते हैं। कल्पना तो हमेशा वैसी चीज की आप करते हैं, और अगर आपको ये कह दिया जाए कि किसी ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जो है ही नहीं, तो जनरली अगर हम देवदूत की भी कल्पना करते हैं तो एक ह्यूमन फिगर, उसके साथ पंख लगा देंगे। मतलब जो जो चीजें हमने देखी है उन्हीं को उसके अंदर को कंबाइन करके या उनको मिश्रित करके एक कोई चीज बनाते हैं। मूल कल्पना नहीं आती। कल्पना छोटी चीज नहीं है। कल्पना हमारी इस जगत के अंदर ऐसी चीजों को ले आती है, ऐसी संभावनाओं को जोड़ देती है। तो ये जो कल्पना की बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एक सामान्य स्तर की सी बात है। तो कल्पना के लिए सुहावना है। कल्पना का अपना तो ये तो लिमिट ही नहीं है। जैसे बुद्धि है, बुद्धि के अंदर जैसे ही आप इंट्यूशन के प्रति खुलते हैं, तो अब यही शब्द श्री अरविंद का, यही साहित्य आपको कितने इंडिकेशंस दे देता है। तो तुरंत ये बता देता है, अरे भैया करने का काम ये है। आपने साहित्य पढ़ा, आप अचानक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाते। इंट्यूशन कहता है इसमें मेन बात ये है, इस वाले में मेन पॉइंट्स ये है, वो इंट्यूशन है। बुद्धि आपकी बड़ी प्रखर हो सकती है, चीजों को देख के विवेचन आपका बहुत ज्यादा तेज हो सकता है, और एक प्रकांड कोई पंडित है या जिसके हो सकता है उसको कोई सेंस ही नहीं हो इस चीज का। तो ये अलग अलग शक्तियां हैं। इन गुणों का अभाव राष्ट्रीय दुर्बलता का मूल है। राष्ट्रीय जो दुर्बलता है, तो आज हमारी दुर्बलता का मूल कारण ये है। एक तो सुंदरता का बोध, तो कोई, अब आके इन्होंने कहा भाई सफाई भी जरूरी है, और कितना लोग हंसे। मतलब देखो, बताओ क्या बातें कर रहे हैं ये कि स्वच्छता अभियान, वो जो भी उसका कर रहे होंगे, पर अपने आप में मूल जो कॉन्सेप्ट है ये आने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके राष्ट्रीय जो चरित्र है। अदरवाइज कोई भी भारत के अंदर आता है, अगर वो आध्यात्मिकता उसका, वो आध्यात्मिकता के लिए भी आता है, तो भी वो बेचारा अपना डिफेंस करके आता है, यहां उतरती मेरे साथ तो बदतमीजियां होंगी, पता नहीं आप कौन से गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ये जो राष्ट्रीय जो आपके दुर्बलता है, इसका मूल है ये। सामान्य स्तर पे भी हम करना चाहें तो ये हमको लाना पड़ेगा सटीक, सुडोल, सुव्यवस्थित, रूपमान, और कल्पना के लिए वो सुहावना है। अभी हम सामूहिक जीवन में भी ऐसी कोई चीज नहीं देखते, घर से बाहर कदम रखते ही सुहावनेपन का एहसास नहीं होता। तो ये अगर आए सुहावनेपन का एहसास, तो कम से कम इसीलिए बड़ा रिलीफ मिलता है जब यहां से जाके, अब जो नए जिस तरीके से ये बना रहे हैं, जो सोसाइटीज बना रहे हैं साहब, उसके अंदर नहीं नहीं ऐसा नहीं, पूरा उसमें जो बाहर से प्रेरित है, तो उसमें आपके बाहरी इंद्रियों को एक थोड़ा आराम मिलता है। आप कहीं गए जहाँ शोरगुल नहीं है, जहाँ थोड़ा शांति से बैठ सकते हो, उसमें भी आपको कितना एक सुकून मिलता है। अरे भाई यहाँ थोड़ा सुकून मिला। वही अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस तरीके की व्यवस्था हो, तो बताइए, एक बात ही कुछ और है। बच्चा बचपन से एक ऐसी चीज से डेवलप होएगा,
उस आधार से एक वो विकसित होगा। तो श्री अरविंद कहते हैं कि अगर उसके बचपन को ऐसी कहानियों से, ऐसी कला से, ऐसे साहित्य से, ऐसी सारी चीज़ों से अगर आप सराउंड करेंगे, तब उसको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें मिलेंगी डेवलप होने की, अपने अंदर की चीज़ें बाहर लाने के अंदर। नहीं तो अब उसके चारों तरफ वो आपको खुद को देख रहा है, आप फ़ोन पे किस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप बहुत अपने आप को संयम में रखते हैं, पर आपने साल में एक बार भी, भई कितना भी आपने प्योर भोजन किया, एक विषाक्त गोली खा ली, हो गया काम आपका तो। ये राष्ट्रीय दुर्बलता का मूल है। एक कम सुसंस्कृत अंग्रेज की अशिष्टता। हाँ, आगे। एक एक कम सुसंस्कृत अंग्रेज की अशिष्टता, अपरिष्कृतता और गंवारू हिंसा ने, तथा एक पर्शियन की दबंग क्रूरता। पर्शियन होगा, पर्शियन है ना? प्रशियन, प्रशिया है अच्छा। ये। अच्छा, किंगडम, पर्शिया या पर्शिया? प्रशिया, PRUSSIA। Prussia was a German state located on अच्छा। the southeast coast of Baltic Sea। हम्म। तो प्रशिया है ये। पर्शिया की दबंग क्रूरता और स्वार्थीपन ने उन शक्तिशाली राष्ट्रों को विदेशियों, अधीन राज्यों और यहाँ तक कि स्वयं अपने मित्र देशों, उपनिवेशों के साथ उनके संपर्क व्यवहार में भारी रूप से बाधा डाली है। ठीक बात है। तो एक उदाहरण इन्होंने ये दे दिया कि अगर ऐसा आपका स्वभाव है, हम्म। आप बहुत वेल मीनिंग हो, आपका हम्म। आपका अगर बोली के ऊपर संयम नहीं है, अगर हम्म। आप किसी से एक बार भी इस तरीके का वायलेंट तरीके का कोई भावाभिव्यक्ति के अंदर संयम की बात आ गई, आप उससे उसके भले के लिए ही उसको डांट रहे हैं, मान लिया, पर ये बात बच्चे तक नहीं पहुंची भाई। उसने जिस रूप से वो उसमें भय हो गया आपकी बात का, हम्म। उस तक कैसे, या आप अपने कोई कर्मचारी है या अपने परिवार में है, आप जिसको मुक्त व्यवहार कहते हैं वो मुक्त नहीं है। हम्म। ये मेरा अपना भाई है, इसके साथ तो मैं कैसे भी बात कर ही सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। हम्म। पर जितना ही आप अपने आप को कल्टीवेट करेंगे, आप ये पाएंगे कि आपके संबंधों के अंदर और मधुरता आ गई, जो चीज पहले नहीं थी। अगर वायलेंस है हमारे नेचर के अंदर, निश्चित रूप से हमको रोज, डेली अथक रूप से इसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अब ये कितना जबरदस्त उदाहरण इन्होंने दिया है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। एक सामूहिक पूरा राष्ट्र जो है, उसके पूरे विश्व में किस तरीके की छवि बन जाती है। ये कम सुसंस्कृत अंग्रेज की अशिष्टता, कैसे एक अंग्रेज जो है वो अशिष्ट है, अपरिष्कृतता और गंवारू हिंसा ने, तथा एक प्रशियन की दबंग, क्योंकि हमने जो ऊपर बात करी थी वो एरिस्टोक्रेट्स की बात थी, हाँ। वो संभ्रांत जो वर्ग था उसकी बात थी। पर एक जो सामान्य और अंग्रेज की अशिष्टता, कम सुसंस्कृत जो है, हम्म। रशियन की दबंग क्रूरता और स्वार्थीपन, हम्म। इसने शक्तिशाली राष्ट्रों को विदेशियों, अधीन राज्यों और यहां तक कि स्वयं अपने जो उपनिवेश आदि हैं उनके साथ संपर्क व्यवहार में भारी रूप से बाधा डाली, इसके इस एटीट्यूड ने। इसके तो ये हमारे अपने लिए भी समझने की बात है। हम्म। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये हो सकता है, मतलब व्यक्तिगत स्तर के ऊपर तो हमको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम्म। सभी जानते हैं कि औसत, और आपने एक डीलिंग करी किसी से, उस डीलिंग के अंदर आपने बेईमानी से जितना, मतलब जो एक सामान्य ढर्रा है, आपने कहा कि भाई क्या पता चलता है, इतना अपन कर लेते हैं। आपने वही नियम को फिर आगे परपिचुएट कर दिया। आपने क्या विशेष कर दिया, राष्ट्रीय आपका जो चरित्र है उसमें आपका क्या योगदान है। तो जो एक छवि है अगर भारत के विषय में, कि ये तो न तो खुद कुछ मौलिक कर सकते हैं, अगर किसी विषय के ऊपर किताब है तो आप ये देखेंगे कि अगर ये अनुवाद भी है, ये भारतीय ने किया है या बाहर वाले ने किया है, तो ये एस्टेब्लिश्ड है आज तक भी। अगर उसने किया है तो पेपर भी उसका बाहर का एडिशन है, ये बेटर आएगा। यहाँ वाली तो बाइंडिंग भी है, कितनी भी बढ़िया प्रेस हो तो भी आप सोच के ही लेते हो। कितना एक आप ये सोचते देखते हैं
एक एक चीज के अंदर भाई ये मशीन कौन, ये तो इम्पोर्टेड है, हाँ तो थोड़ी काम कर जाएगी। कहाँ की है ये? दिल्ली में बनी है भाई। भाई पता नहीं। हाँ बस इतना है कि ये इसमें कोई मतलब आदमी हर चीज के अंदर अपना देखता है कि उसके प्लस माइनस देखता है या फिर पैसे के रूप में देखता है। इंप्रेशन पक्का ही ये रहता है कि हाँ चीज ये ठीक है मेरे को तो क्योंकि पैसे में सस्ती पड़ेगी तो यहाँ की ले लो, बस इतना ही है। अदरवाइज तो एक जनरल इंप्रेशन की ये कौन है। आप यहाँ गए, अरे भाई ये तो परेशान होने वाली बात है, यहाँ आपके साथ बेईमानी होगी। इस डिपार्टमेंट में आप गए, किसी भी ऊंचे से ऊंचे मंत्री से भी आप व्यवहार कर रहे हैं, अरे भैया इसका तो ये कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है वर्तमान में। ऐसों से, ऐसों में हम ये चाहें कि ये वाली जो सौंदर्य बोध की और ये बातें करें, तो व्यक्तिगत स्तर से तो शुरू करें। ये वर्तमान स्थिति है। और अगर हम इसी के अंदर इसी चीज को बुझाने की बजाय इसी के अंदर दो लकड़ी और डालते हैं, मतलब हमारा एटीट्यूड इसी को आगे बढ़ाने का है या इसमें क्या है? जैसे वो हंस रही थी, वो एक कौवा बैठा हंस रहा था, आग लग रही थी, चिड़िया जो है पंख के अंदर पानी लेके जाए, चोंच में लेके जाए, थोड़ा उसके ऊपर डाले, वो हंसे कि तेरे ये करने से कुछ होगा क्या? पता है मेरे को कुछ नहीं होगा इसको, मेरे ये प्रयास से। पर निर्णय की घड़ी के अंदर जब कॉन्शियंस अपना अंदर से निर्णय करता है, उस समय तू तमाशबीन में होगा और मैं बचाने वाले में होंगी। हम कहाँ हैं? आज हम माँ की बातें करते हैं, पब्लिक लाइफ में क्या वो आदर्शों को हम कर पा रहे हैं? हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हम कर पा रहे हैं? हमारे पारिवारिक जीवन में हम कर पा रहे हैं? हम कर रहे हैं तब एक बात है, तो कम से कम उतना तो कॉन्शियंस हमारी क्लियर हो। बातें एक कर रहे हैं पर सामूहिक जीवन में हम वो ही काम कर गुजर रहे हैं। इनफैक्ट ये हम जानते हैं, इसलिए इनके उदाहरण देने से क्या फायदा। हम सभी जानते हैं। आगे। हम एक मिनट। अब नहीं, हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि औसत और अशिष्ट आंगल भारतीय का आचरण और सामान्य व्यवहार ही है जो भारतीयों द्वारा, जो कि युगों से शिष्टाचार, गरिमा और समान पारस्परिक व्यवहार की सुविधाओं के आदि रहे थे, एक प्रत्यक्ष रूप से अशिष्ट और स्वार्थी समुदाय के प्रति विद्रोह किए जाने में कितना बड़ा कारण रहा है। हाँ, अपने देखते हैं जो आसाम वगैरह में जो हुआ है, ये जो ध्यान है, मेरे को कई जगह बात करते थे कि 1 मीटर कपड़ा नापने के लिए चारों तरफ से नाप देते थे उसको। तो उनका बहुत भयंकर शोषण हुआ है। तो वहां पर और सब जगह यही हुआ है। नहीं, ये तो अशिष्ट एंग्लो इंडियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, उनकी बात है, लेकिन मतलब एक जनरल की भाई कि जो स्वार्थी समुदाय के प्रति विद्रोह तो तभी होता है जब उनको दबाया जाएगा या उनको कुछ हद में मतलब गलत ये व्यवहार दबाने किया की जाएगा। आवश्यकता ही नहीं है। अभी हम्म। अगर आपको ये पता चले कि मैंने आपको जो सामान भेजा है, हम्म। उसके अंदर कहीं न कहीं मेरी भावना में कोई न कोई कुछ है, तो वो आप किसी से अगर यही माँ कहती है कि आप ये परीक्षण करके देख सकते हैं। आप हम्म। किसी के प्रति अगर अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे हैं, वो उस तरीके के से आपसे रिस्पॉन्ड करने लगेगा। आप में हम्म। अगर ये चीज़ें हैं, कहने का मतलब आप अपनी चेतना के किस स्तर के ऊपर हैं। अरे भई यही तो बात है ना। तो वो हम्म। आपके सौंदर्य बोध में आएगी, आपके शिष्टाचार में आएगी, आपकी हर चीज़ में आएगी। भारतीय जो संस्कृति थी, क्यों इतनी ज़्यादा हर चीज़ के अंदर सुपरलेटिव थी, तो वही चीज़ आज भी ला सकते हैं हम। रूप वो न हो, रूप हम्म। तो वो हो भी नहीं सकते आज, मूल भाव तो हो ही सकता है। हाँ, तो वो तो उसकी हम अपेक्षा करें और वो सारे यही रूप पैदा कर देगी जो बेस्ट है ना। शिष्टाचार के अंदर क्या होना चाहिए, ये बेस्ट है। हम्म। और वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये, अरे लोअर तरीके से आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो इसलिए नहीं आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे को इससे काम है। देखिए, आप एक तो इसलिए बोल रहे हैं मेरे को इससे चाहिए, मेरे से कैसा भी व्यवहार करे, मैं इससे सुंदर इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरूंगा। हम्म। हालांकि इस एटीट्यूड ने कि हमारी तपस्या भंग हो जाएगी इसलिए हम क्रोध नहीं करेंगे, ये भी एक अतिशय रूप से जाना हो गया। इसलिए आपको पीटा गया, आपके ऊपर आक्रमण हुए,
और इसको गुलाम बना दिया गया। पर हम्म, ऐसे भी थे जिनके आश्रम में वो नहीं घुसते थे दैत्य वगैरह, क्योंकि वो आते ही पहले ही उनका खात्मा करते थे। उनको इस चीज की चिंता नहीं थी जी हम ये करेंगे तो हमारी ये जो योग बल है वो क्षीण हो जाएगा। अब एटीट्यूड एटीट्यूड की बात है। तो जो ऐसा मानते थे कि मेरा योग बल क्षीण न हो इसलिए मैं तो एकदम काम एंड कंपोज्ड हूं, आज इतिहास उनको किस रूप में देख रहा है। और वही दूसरा कहता है तेरा मेरा योग बल ठीक है देखा जाएगा, पहले तो ये सामने मेरे उपस्थित चीज है। हम्म, जो शिवाजी ने कहा अरे आप यहाँ से चल रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो ये लेके जा रहे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह की इनकी सबकी यही तो है कि मैं ये मेरे सामने नहीं देख सकता। कहते जी अभी तो आपको यहाँ से चलने की जरूरत है कि नहीं, और ही कोई है, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मेरे सामने अगर किसी ने पुकार कर ली या गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी गला काटूंगा मैं तो उसका। इसलिए नाम है उनका, नहीं वो छिपके चले जाते, क्या नाम था उनका। तो जिसको हम प्रैक्टिकलिटी कहते हैं वो तो हमारी आत्मा को मारती है जगह जगह। हम्म। ये राष्ट्रीय जो चरित्र था ना, ये नहीं करने दूंगा मैं। हाँ, अब वो और तो वहां पर जैसे रामचरितमानस जैसे राम जी जहाँ भी गए, जहाँ भी किसी भी राज्य को जीता, तो वहां के उसी आदमी को वहां पर आगे राजा बना दिया। कोई दबाने का या उनके व्यवहार का तो एक हाँ, अलग ये तो राजनीतिक हमारा तौर तरीका था ही। था ही, ये कभी हमेशा भी कारण था। ये तो इंडियन जो कल्चर में आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, सब हम्म, चीजें आएंगी। और क्योंकि ये तो हम कंप्लीट ही पढ़ रहे हैं श्री अरविंद का, हम्म, तो ये सारी चीजें इसमें अगर हम चूकते हैं और इसको एक एक पॉइंट को, इसीलिए मैं कह रहा हूं बना के इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। तो चेतना एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसके ऊपर मंथन करते हैं, आपकी जो चेतना है वो आप सो भी जाते हैं कुछ भी करते हैं तो भी वो उसके ऊपर ब्रूड अपॉन करती रहती है। हम्म, और ऐसा अगर हम वास्तव में जितनी इंटेंसिटी से करेंगे उतना ही उसके परिणाम हमको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे कुछ कुछ दिनों पे, सप्ताह पे। जैसे एक ही हमारा पहला खंड पूरा हुआ, तब भी पीछे हटके अगर हम बार बार इसकी विषय सूची भी देखें, हाँ ये चीजें पीछे से खोल ली 10 मिनट पहले की, ये हाँ ये टॉपिक थे, इसमें क्या क्या था, हमने तुरंत रिवाइज कर लिया। जैसे एग्जाम से पहले हम सारे ये चैप्टर थे, आप चैप्टर के नाम भी देख लेते हो, रिवाइज हो जाता है। तो वैसे ही इसको खोल के हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या था। अरबी चिंतन का हम ये कोई नहीं कह सकता ये हमारे पास समय नहीं है, और नहीं है तो उसको रीएडजस्ट करो अच्छी चीज के लिए। आप अगर ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो फिर बाद में तो आप मृत्यु ही आपको समय देगी। तो जो और जो यहाँ कचरा पट्टी होता है, जो श्री अरविंद ने कहा कि असेंड टू द डिवाइन लाइफ इज ए ह्यूमन जर्नी, और ये ही एकमात्र एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस है जिसके बिना मनुष्य जो है और दूसरे रेंगते हुए कीड़ों के बीच में एक कीड़ा है। जो पृथ्वी है, जल है, वातावरण है, इन सब के संयोग से यहाँ एक पैदा हो गया है जो यथा समय खत्म हो जाएगा। कीड़ा है, कीड़ा पैदा हुआ, कीड़ा मर गया। तो कोई भी अगर ये कहता है, दलील देता है मेरे पास समय नहीं है, तो वो क्या कह रहा है वो ये समझ लो इस बात से। समय तो सारों के पास उतना ही है, रीएडजस्ट करो उसको, रीफ्रेम करो सारी चीज को। नहीं है तो अच्छी चीजों के लिए समय बनाओ। अब रूप और सौंदर्य का बोध, सटीक, सुडोल, सुव्यवस्थित और रूपवान और सुहावने का बोध एक कलात्मक बोध है, और एक राष्ट्र में सूक्ष्म बोधों और संवेदनशीलताओं से संपन्न कलात्मक संस्कृति द्वारा ही इसका सर्वोत्तम पोषण हो सकता है। हम्म, अगर आपके ये चीजें हैं तो ही वो पोषण होंगी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इनका पोषण हुआ, और दूसरे जगह पे अगर एकांगी तरीके से भी इन्होंने परसू किया जैसे कि ग्रीक्स ने किया, तो भी सच्चा पोषण नहीं हुआ इस चीज का। मतलब वो उसको एक्सट्रीम्स के ऊपर ले गए, तो भी भारतीय संस्कृति उनको हमेशा ही हर चीज के अंदर एक्सेल करती थी। ये तो हम पढ़ के भी गए थे भारतीय संस्कृति वाली में कि इनके अंदर ये वाले एटिकेट्स भी थे। इनके अंदर जो इनके क्रिश्चियन जो सद्गुण बताए जाते हैं कि अपने साथी के साथ अच्छा करो, इसके साथ कभी बुरा मत करो, ये सारी चीजें भी थी, पर बहुत ऊंचे तरीके से थी वो। मेरे को दीपक से सुंदर तरीके से बात करनी चाहिए इसलिए कि मैं इससे कुछ ले लूं, या इसलिए उससे सुंदर तरीके से बात करनी चाहिए कि नहीं मैं अपनी स्थिति से नहीं गिरूंगा, या इससे सुंदर तरीके से बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मां भी इसके रूप में अभिव्यक्त है। हम्म, अब ये तो सारा ही फर्क पड़ गया सुंदरता के अंदर। हम्म, तो मेरी जो अभिव्यक्ति होगी पहले वाले के अंदर, तो उसके ऊपर दबाव होएगा। जैसे आपने गाना गाया, एक आवाज को सुंदर बना के मशीनों का उसके अंदर उपयोग करके सुंदर तरीके से, जिससे कि आपकी ये जो
एल्बम है वो बड़े सुंदर लगे, बिकने में आए। अब उसकी हम्म, वास्तव में क्या, और वही आप एक भावना से गा रहे हो, उसकी हम्म, सुंदरता बिल्कुल अलग तरीके की है। तो मैं हम्म, किस तरीके से, अभिव्यक्ति कहाँ से आ रही है, उसका सारा फर्क पड़ जाता है। तो पोषण जो इन सौंदर्य बोध, कलात्मक बोध है, वो हम्म, वास्तव में उसको कौन सी संस्कृति उसको पोषण करेगी, इसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो बिना आधार कभी नहीं कर सकती। यही श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वेद है, आपके उपनिषद है, गीता है, एक कपोल कल्पना है, रामायण है, महाभारत है। तो वो कह रहे हैं जी कल्पना यूं ही आ गई क्या? अगर हम्म, आपकी कलेक्टिव जो लाइफ है या एटमॉस्फेयर है, अगर वो उसका पोषण न करता हो, तो हम्म, आपने क्यों नहीं कर लिया वो कल्पना? आपको किसी ने रोका थोड़ी था कल्पना करने से। आपको बाहरी तरीके से तो कोई जेल में डाल सकता है, पर कल्पना को कैसे रोक सकता है? आपने हम्म, क्यों नहीं कर ली? दुखांत के अलावा और कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है उनके। हम्म, ये एक बहुत विशेष चीज है, विशेष पॉइंट है जो हमको नोट करना चाहिए कि कौन सी चीज हमको एक विशेष राष्ट्र बना देती है, हमको एक विशेष पायदान पे कौन सी चीज ला देती है। और वो हम हैं, हमारे अंदर है वो चीज, वो सुरुचियां हैं। श्री अरविंद उनको हमको कॉन्शियस बना रहे हैं कि ये चीज है और कितनी इंपॉर्टेंट है ये। हम यह ध्यान देने योग्य है कि जो दो राष्ट्र, महान राष्ट्र, इन गुणों के अभाव के कारण अपनी क्रिया में सबसे अधिक बाधित होते हैं, वे ही यूरोप में सबसे कम कल्पनाशील, कवित्व संपन्न और कलात्मक है। हम्म, यह तो दक्षिणी जर्मन है, हम्म, जो जर्मनी की कला, काव्य और उसके संगीत में योगदान देता है। केल्ट और नॉर्मन है, जो प्रमुख सेक्सन, मतलब जर्मन लक्षणों में फेरबदल किए बिना इंग्लैंड में महान कवियों और कुछ महान कलाकारों को पैदा करता है। संगीत इस दिशा में कला की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली है। हम्म, संगीत का जो काम है वो तो जबरदस्त परफॉर्मेंस का काम, हम्म, बहुत जबरदस्त काम है इसका। हम्म, माँ ने कहा कि भारतीय संगीत शायद ही कभी मैं चूकी हूं जब वो आपको सही टच संगीत और समस्वरता की पूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा बिना सचेतन रूप से जाने ही, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सारे संगीत है, कथाएं हैं, जना जना जानता है, शबरी की कथा है, ये कथा है। और कैसे गीतों के रूप में दुर्गा के जो है उसने क्या क्या काम किए उनके रूप में बच्चा बच्चा जो है उस चीज को जान रहा है। तो आप अगर उस सारी चीजों से सराउंडेड हो, उसमें ओतप्रोत कर देता है। और यह ध्यान देने योग्य है कि इंग्लैंड ने कोई एक भी योग्य संगीतकार कदाचित ही उत्पन्न किया है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में शिक्षा में संगीत के महत्व पर अतिशय बल दिया है। उनके कहने का लगभग आशय यह है कि एक जाति जिस प्रकार के संगीत की अभ्यस्त होगी, हम्म, वैसा ही उस जाति का चरित्र होगा। अब बताओ, मतलब ये कितनी विशिष्टता इसकी है, संगीत की, साहित्य की। पर संगीत का मतलब क्या? पहली बार मूल बात, मतलब भारतीय संगीत वैसा है, पर पर्सपेक्टिव माँ को, श्री अरविंद को जब पढ़ते हैं तब पर्सपेक्टिव आता है, अच्छा ये हो सकता है अपने आप में कोई वास्तव में वैसा व्यक्ति हो, संगीतकार हो, जो वो काम कर रहा हो, पर आपको ये कहें भाई चित्रकार है, और वो वैसी ही अंदर से भावित होकर चित्रकला कर रहा है, पर पर्सपेक्टिव जो श्री अरविंद दे रहे हैं वो तो बेचारा बता ही नहीं सकता है। किसी बच्चे ने फल खाया पर आपको बता नहीं सकता ये कैसा है, और वो ही एक व्यक्ति जिसके पास ये प्रत्यक्षीकरण की भी कला है, वो आपको हूबहू वैसा बता देगा कि हाँ ये है। वो एक्सप्रेशन की शक्ति हो गई। चित्रकला और मूर्तिकला का महत्व कदाचित ही कम है, मतलब कम नहीं है, ये कम कह रहे नहीं, कह रहे कदाचित ही कम है। मन जो देखता है उससे गहरे रूप से प्रभावित होता है। और यदि आंख को बचपन के दिनों से ही सौंदर्य, समस्वरता तथा रेखा और रंग में सही व्यवस्था के चिंतन और इसकी उसकी समझ के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो एक वयस्क के जीवन में भी उसकी अभिरुचियां, आदतें और चरित्र बिना इस विषय में सचेतन हुए ही सौंदर्य, समस्वरता और सही व्यवस्था के वैसे ही विधान का अनुसरण करने के लिए प्रशिक्षित हो जाएंगे। वैसे ही विधान मतलब आपको संगीत का बैकग्राउंड है, कला का अगर आपके बैकग्राउंड रहा है, अगर वास्तव में रहा है,
तो आप हर चीज के अंदर वैसी ही समस्वरता, आप अपने घर को अरेंज करेंगे, अगर आप में अरेंजमेंट का सेंस है, रेखा का सेंस है, कि लाइनों की हार्मनी ऐसे होती है, रंगों की हार्मनी ऐसी होती है। आप अगर खेती में भी चले गए, तो आप सारी चीज़ों को यूँ व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। आप में अगर ये टेंडेंसी है सारी चीज़ों को समस्वरता में रखने की, जिस समाज में रहेंगे, जिस परिवार में रहेंगे, परिवार का अपने जो ढाँचा है, जो काम करेंगे, उसमें सारी चीज़, आप ऑफ़िस में जाएँगे, पहले टेबल को पोंछेंगे, व्यवस्थित रहेगी। तो आप हर जगह वही चीज़, ये छोटी चीज़ क्या फ़र्क, अरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। यही चीज़ है, जो कोई यहाँ आना नहीं चाहता। बाहर से कोई आता है, वो कह रहा है यहाँ होना अपने आप में ही तपस्या है। इंडिया के अंदर आके अगर आप ट्रैवल कर लो थोड़ा, वो अपने आप में तपस्या का एहसास देता है। डर लगता है आपकी पॉकेट कट जाएगी, आपके साथ ऐसा व्यवहार हो जाएगा, कहीं भी आपको कोई झांसे में ले लेगा। और अगर ये सारी चीज़ें बचपन से ही सबके साथ हो, तो ये कभी नहीं होंगी। कला और शिल्प में व्यापक दक्षता या फिर उनकी सराहना, अप्रिशिएट आप कर सकते हो का यही महान महत्व था, जो कि प्राचीन यूनान में, यूरोप के कुछ युगों में, जापान में और हमारे अपने इतिहास के बेहतर दिनों में प्रचलित था। हमारे अपने इतिहास के बेहतर दिनों में उसी को आइडियल हम मानते हैं। ये बाहरी चीजों की बात कर रहे हैं, मूल जो चीज है वो तो आज तक भी नहीं गई है। पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम आज यही तो बात कर रहे हैं, हम कहां से कहां आ गए। ये तो विभीषिका बन गई, या होना अपने आप में एक तपस्या होने लग गया। चित्रशालाओं को हर घर में नहीं लाया जा सकता, आर्ट गैलरीज हर घर में नहीं जा सकती, परंतु यदि हमारे जीवन के सभी साजो सामान और हमारे घरों का फर्नीचर सुरुचि और सुंदरता की चीजें हों, ये नहीं कि आप उसको ये इटालियन लेके आएंगे या महंगा लेके आएंगे, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। एक सामान्य सी झोपड़ी आपको समस्वरता का आभास दे सकती है, हार्मनी का आभास दे सकती है। और अगर आपको ये सेंस नहीं है कि कैसे इसको अरेंज करना है, तो माँ कहती है ऐसे लोग भी हैं जो लाके जगह जगह से चीजें अपने घर के अंदर डाल लेते हैं, वो खाली ये दिखाने के लिए, उनको सेंस तो है नहीं। श्री अरविंद ने भी ये कहा था कि बताओ आज बैठकों के अंदर राजा राममोहन राय की जो बनाई हुई तस्वीरें हैं, उनको लगाया जा रहा है, वो आर्ट। और अभी भी हम अगर देखें, तो वो कह रहे हैं अरे ये तो बड़ा जबरदस्त कलाकार था, आज तक भी इस दृष्टिकोण से देखते हैं। और श्री अरविंद कह रहे हैं बताओ हमारा टेस्ट कितना नीचे गिर चुका, कि हम वो सजा रहे हैं। अगर आप अपने बैठक में कोई चीज सजा रहे हो, इसका मतलब आज किस स्तर के ऊपर इस चीज को सर्वमान्य तरीके से उसको माना जा रहा है कि ये सुंदरता की चीज है। नहीं भी है तो लोग इसको सुंदर मानते हैं, तो मेरे को ये लगाना मेरी पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये कुछ उसमें सहायता करेगा। तो श्री अरविंद कह रहे हैं हम कहां से कहां आ गए, इतना विभत्स हमारा टेस्ट हो गया, उसकी बनाई तस्वीरों को हम लगा रहे हैं। बताओ ये कला में आएगा श्री अरविंद के? तो अवश्य में भी लोगों की आदतें, उनके विचार और भावनाएं ऊपर उठेंगी, उदात्त और समस्वर होंगी, अधिक मधुर और गौरवमय होंगी। हम सारे यहाँ सब मैच्योर स्थिति के अंदर हैं, तो भी ये देखिए कि ये बैकग्राउंड तो शायद ही किसी को मिला हो, पूरा सा ये बैकग्राउंड मिला ही नहीं। तो अगर ये बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, मतलब ये मुद्दे ही बिल्कुल अलग तरीके के हैं, ये करने के काम हैं। जैसे रविकांत जी पूछ रहे थे हमको क्या करना चाहिए, अरे श्री अरविंद तो सारे यहाँ पॉइंटर्स दे रहे हैं, ये मूलभूत करने के काम है। अगर हम वास्तव में एक्टिविटीज कहें भी सोसाइटी की, श्री अरविंद हर चीज के अंदर आपको परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं, ये सब मुद्दे करने के हैं। यहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं। इसमें अब कोई बात, शब्या जी, रविकांत जी, किसी के भी कोई बात है इसमें? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी चीज है, मगर इस चीज को तो आज तक एजुकेशन में कभी सोचा ही नहीं गया है हम लोगों के यहाँ, कि इस तरह सौंदर्य को शिक्षा में लाया जाए। इतनी मतलब बड़ी चीज है, बस यही हाँ, कहना तो ये जोरदार बात है ना कि श्री अरविंद के पास आके भी अगर हम इस चीज के प्रति अनभिज्ञ ही रह रहे हैं, ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है।
औरों को तो इसको उसका पता हो नहीं हो वो एक अलग बात है, पर कम से कम जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं, उनका तो दायित्व बन जाता है इस चीज के लिए। ये हमारा दायित्व है। जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, अगर हम ऐसी कोई चीज चला रहे हैं श्री अरविंद के बैनर के नीचे, तो हमारा तो दायित्व बन जाता है। पहले हम खुद अपने जीवन में इन मूल्यों को लेके आए, और बाहरी तरीके से कभी नहीं होगा। ये एकमात्र तब हो सकता है जब पूर्ण रूप से हमने माँ को दे दिया हो, बस। तो हम उसका प्रयास करें। शब्या जी कोई चीज, नहीं तो हम इसको छोड़ देते हैं। गौरव कोई बात? नहीं भैया। भैया ये बहुत चीज सोचने को बातें करता है। हाँ, हम लोग का ये सब के तरफ कोई ही नहीं था। आप सुनने भी तो नहीं मिलता। जितने भी न हमारे सुने ही नहीं, जाने ही नहीं। होते हैं, खजाना तो और मेरे माँ के पास है, परिप्रेक्ष्य में भी, लेकिन डुबकी तो ये लग आप गया है। देखिए कि श्री अरविंद और माँ के परिप्रेक्ष्य में भी जो अध्ययन सत्र होते हैं, उनमें कभी ये मुद्दे ही नहीं चर्चा किए जा रहे। नहीं, तो ये कितनी दरिद्रता की बात है। जो मूल मुद्दे हैं, जो किए जाना है, जो मूलभूत काम है, वो हमको करना चाहिए। कल फिर हम इसको पकड़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है। अभी पूरे सूत्र नहीं आए राष्ट्रीय जो है शिक्षा पद्धति के अंदर। और ये खाली शिक्षा पद्धति की किताब या कैरिकुलम या उनकी बातें नहीं है, ये बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, यहाँ रोक देते हैं इसको। अरे